नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन में गीत लेखन लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह दूसरी इकाई का दूसरा तत्व है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे। गीत का अर्थ है गाया हुआ या गाए जाने वाला। हम देखते हैं कि जो गीत कहने की परंपरा है, प्रथा है या हम ये एक तरह से प्रणाली कह लें, ये आज से नहीं है। ये जब से समाज का निर्माण हुआ है, तब से पद्य की जो ये प्रथा है, एक तरह से चलती हुई आई है। हम देखते हैं प्राचीन काल है, आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, या हम देखते हैं आधुनिक काल में भी हम देखते हैं कि छायावाद में जो गीत गाने की जो परंपरा थी, उन्हें छायावादी कवियों ने एक तरह से आगे बढ़ाया है। पहले हम देखते थे गीत में, जैसे पद्य में हम देखते थे आपकी कविता है, मुक्तक है, छंद है, चौपाई है, सौरठा है, दोहा है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, काव्यात्मक दृष्टि से इसके अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। गीत को दो भागों में विभक्त किया गया है, गीत और गीतेतर। हम देखते हैं कि गीत में हाँ, उस समय पर यानी कि छायावाद की का ये समय है जिसमें गीत गाने की जो परंपरा है, वह एक तरह से प्रसिद्धि के स्तर पर देखी जा सकती है। उसमें व्यक्ति ने किस तरह से अपने भाव को, अपनी वेदना को, या जिस तरह की समाज की स्थितियां परिस्थितियां चल रही थी, उसके आधार पर अपने गीतों की एक धुरी वहां पर रची है, जिसका उल्लेख मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। हम देखते हैं गीत के जो प्रमुख रूप किताबों के माध्यम से, या हम देखते हैं कि उस समय पर चलित चालित रूप में थे, तो यहाँ पर 6 प्रकार के गीत के जो रूप है वह देखने को मिलते हैं। इसमें हमने देखा है कि पहले मतलब केवल शब्दों के आधार पर ही गीत की रचना, संरचना या सृजन नहीं हुआ करता था। हम देखते हैं कि अनुभव के आधार पर गीतों का जो आधार है वह एक तरह से प्रस्तुत किया गया। पहला है इसमें वैयक्तिक। हम देखते हैं वैयक्तिक से यहाँ तात्पर्य है कि व्यक्ति खुद के आधार पर यानी कि व्यक्तिगत रूप में कवि ने अपने भावों को प्रमुख स्थान दिया वहां पर, यानी कि वैयक्तिक आधार पर उन्होंने एक तरह से प्रमुखता दी। जो उनके जीवन यानी कि जो उनके निजी जीवन से एक तरह से घटित घटनाएं थी, उनका उन्होंने वहां पर उल्लेख किया और अपनी भाव को, अपनी वेदना को, अपनी संवेदना को वहां पर एक तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसमें जयशंकर प्रसाद ने झरना, बच्चन, या फिर हम देखते हैं मधुशाला, एक तरह से वहां पर प्रमुख गीत के आधार पर एक तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। दूसरा है इसमें राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत से यहाँ तात्पर्य है राष्ट्र के द्वारा निर्मित गीतों का जो रूप है वह रखा गया है। यह गीति काव्य के आधार पर था, यानी कि इसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के विकास वहां पर हुए। आधुनिक काल के कवियों ने लंबे समय तक याद रखने वाले गीत रचे। कहने का तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जो भाव है वह हमें ना आदिकाल में दिखाई देता, ना भक्ति काल में और ना ही रीति काल में। इसकी जो उदय है, इसकी जो नींव है, वह कहीं ना कहीं आधुनिक काल में रची गई। और तब से हम देखते हैं देश के प्रति जो लोगों का जो भाव है, जो संवेदना है, जो एक तरह से समर्पण की भावना है, वो उन गीतों के माध्यम से दिखाई देती है। और आज भी वह गीत स्मृतियों में हमारे हैं, और हमारे कहीं ना कहीं उत्सव में, पर्व में वह एक तरह से प्रस्तुत होते हुए दिखाई देते हैं। प्रगतिशील गीत हम देखते हैं, यहाँ पर प्रगति का अर्थ है एक तरह से बढ़ना। बढ़ने से यहाँ तात्पर्य है कि हम जीवन में अलग अलग आधार पर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यह वह समय था जब व्यक्ति किस तरह से अंग्रेजों की मार से एक तरह से उभरा भी नहीं था, और किस तरह से निम्न वर्ग अपना एक तरह से कार्य कर रहा था। 1936 में हम देखते हैं प्रगति जो शील है, या प्रगतिवादी आंदोलन एक तरह से विकसित हुआ। निराला और पंत ने समाज में जिस भी तरह के जो भी ठेकेदार थे, वह लोगों को किस तरह से उनका शोषण करते थे, अत्याचार करते थे, और उस अत्याचार से पीड़ित लोगों की जो वेदना है
उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शब्दों में एक तरह से पिरोकर समाज के सम्मुख रखी, जिससे कि कवि का जो उद्वेलित मन था वह कहीं ना कहीं जनमानस के साथ जुड़ा हुआ था, और जनमानस में वह किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को एक तरह से सार देता हुआ दिखाई दिया। लोक शैली गीत हम देखते हैं कि लोग यानी कि जन समाज के आधार पर निर्मित गीतों से है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले किसी भी तरह का संगीत नहीं हुआ करता था, लोग अपने ही द्वारा निर्मित गीतों का ही एक तरह से रसास्वादन लेते हुए दिखाई देते थे, और उसमें वह अपने भाव, अपनी अनुभूति, अपने अनुभवों को एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते थे। हम देखते हैं कि उस समय में कवियों ने छंदों और लय में ग्रामीण यानी कि अचल में जिस भी तरह की स्थिति परिस्थितियां थी उसकी मौलिकता को वहां पर प्रस्तुत किया। अगला है इसमें नवगीत। नवगीत से यहाँ तात्पर्य है कि आधुनिक काल में हम देखते हैं नवगीत का एक तरह से उत्थान हुआ। उसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर वस्तुपरकता का जो भाव है वह दर्शाया गया। स्त्री या फिर हम दलित लोगों के मन में या लोगों के प्रति जो अत्याचार हो रहा था उसको वहां पर रोकने का इन गीतों के माध्यम से प्रयास किया, और व्यक्ति पर एक तरह से आधारित गीत लिखे जाने लगे जो उनके जीवन और संघर्ष से कहीं ना कहीं जुड़े हुए दिखाई देते थे। हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा समय तक जिस भी स्थिति परिस्थिति में वह रहता है उसे भोगता है, उसके आधार पर वह अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है, और वह अपनी वेदना को एक तरह से नहीं कह पाता है, जिसके कारण इन कवियों ने उस भाव को, उस वेदना को एक तरह से दिखाने का प्रयास किया। अगला है गजल गीत। गजल गीत से यहाँ तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं गीत गजल के समीप ही माने जाते थे। उस समय पर हम देखते हैं कि अलग से गीत गाने की वो नहीं थी, गजल के अंतर्गत ही गीतों का जो रूप है वह देखा जाता था, जिसमें समाज के काफी ये करीब माने जाते थे, क्योंकि इसमें लोग अपने वेदना का जो रूप है वह दर्शाते हुए दिखाई देते थे। गीत की रचना प्रक्रिया हम देखते हैं कि गीत में जो प्रमुख रूप है वह है विषय वस्तु, यानी कि विषय वस्तु के आधार पर ही गीत की रचना प्रक्रिया एक तरह से निर्मित की जाती है। और उसमें हम देखते हैं कि समाज के द्वारा या धार्मिक परिवेश के द्वारा या ऐतिहासिक परिवेश के द्वारा या राजनीतिक परिवेश के द्वारा हम वातावरण के अनुसार या विषय के अनुसार उस गीत की जो संज्ञा है वह लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा है भाव अनुभव। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अनुभव के आधार पर भी चाहे घटना है, परिघटना है, समस्या है या स्थिति परिस्थितियां हैं या ज्वलंत कोई समस्या है, या हम देखते हैं कि देश के प्रति किसी भी तरह का जो भाव है वह इन गीतों का जो रूप बनते हुए दिखाई देता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अनुभव के आधार पर ही हर गीत की जो रचना है, संरचना है, वह एक तरह से रखी जाती है। धन्यवाद।